हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार भाइयों बहनों। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी 6th क्लास की तीसरा चैप्टर, सरकार क्या है। यहाँ पे हम समझेंगे कि सरकार किस तरीके से काम करती है। ये हर एक नागरिक को पता होना चाहिए, तभी वो सरकार में अपनी भागीदारी निभा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सरकार के कार्य, सरकार क्या होती है, सरकार के स्तर कौन कौन से होते हैं, सरकार एवं कानून कैसे काम करते हैं, सरकार के प्रकार कितने होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और महिलाओं हेतु वोट का अधिकार। क्या महिलाएं शुरू से ही वोट देती आई हैं या उन्होंने भी काफ़ी लंबा संघर्ष किया है इस वोट के अधिकार को पाने के लिए। इन सब बिंदुओं पर ध्यान देंगे और साथ ही आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर कुछ क्वेश्चन आएंगे स्वाभाविक रूप में। इस चैप्टर के अंतर्गत आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं या समझते हैं। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या आवश्यकता है। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए क्योंकि हम पुराने समय में आदि मानव थे। करते 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 आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। नियमों के कारण ही हम यहाँ पहुंचे हैं। कानून की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि हर एक इंसान अपने दायरे में रहते हुए जीवन जी सके और किसी और को परेशानी भी ना हो। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं। लोकतांत्रिक सरकार, ये लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है ये समझेंगे। महिला मताधिकार आंदोलन क्या है। जितने भी शोषित वर्ग होते हैं ना, सबको आंदोलन करने के बाद ही उन्हें कुछ अधिकार मिले थे। उनमें से एक महिला हैं। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है। क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा। ये सब समझेंगे चैप्टर के बाद। चैप्टर को करने के बाद समझ में चीजें आएंगी। सरकार के कार्य, सरकार किस तरीके से कार्य करती है। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। जब बाढ़ आ जाती है तो राहत सामग्री जैसे कार्य भी सरकार करती है। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, ये भी सरकार तय करेगी। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया सूखा पड़ने के दौरान। ये कुछ मुख्य कार्य हैं सरकार के जो करती है। अब आगे समझते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। किस लिए जरूरत पड़ती है सरकार की। विभिन्न निर्णय व काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं महंगाई के दौरान, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, सप्लाई। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करती है। सामाजिक मुद्दे जैसे गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, योजनाएं। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक रेल सेवाएं चलाना। ये भी सरकार के अंतर्गत चलता है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य
सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। देखिए, देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है वो है सरकार की। और ऐसी महंगाई में, वर्तमान महंगाई में जो गरीब है वो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का उपभोग करता है या उसका फायदा उठाता है, पर सभी नहीं। कुछ लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं, कुछ वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो कायदे में अपने देश में ऐसा नहीं हो सकता। विकसित भारत जब हमारा देश बनेगा तो कुछ ऐसा हो जाए कि ऐसे बुनियादी ढांचे हमारे देश में हर 5 6 10 गांवों के बीच में हों, स्कूल के लिए और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बने और वहाँ उनका फ्री इलाज किया जाए, चाहे वो पीड़ित हों या गैर पीड़ित हों, सभी को वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हों। ऐसा विकसित भारत बनाने की कामना है और बन के रहेगा। आने वाला भारत कुछ इस तरीके से ही दिखेगा हम सबको। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है। एक व्यवस्था की जरूरत होती है। जिस तरीके से एक परिवार चलता है, एक राज्य चलता है, ऐसे ही देश में सरकार भी काम करती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, आपसी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। जो अपनी सीमा के अंतर्गत लोग रहते हैं उन पर ये लागू करती है संसाधनों का निर्णय और साथ ही नियम बनाती है। ये भारत का नक्शा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का। ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। आप हर एक राज्य को देखना, उसकी सीमा को देखना। देखो सरकार के स्तर क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम नागरिक हैं। हमें इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनना है तो हमें इसकी नॉलेज होनी बहुत ही आवश्यक है। तभी हम खुद भागीदार होंगे सरकार के अंतर्गत, सरकार के अंदर, जिससे कि हम भी उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। सरकार के तत्व। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। पहला स्थानीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर, मोहल्ले से है। 3 स्तर हैं। पहला स्तर स्थानीय, फिर राज्य, उसके बाद राष्ट्रीय। 3 स्तरों पर काम करती है। कभी भी कोई आपसे पूछे, कभी भी कहीं बैठे हैं आप, कि राज्य कितने स्तरों पर काम करती है, सरकार कितने स्तरों पर काम करती है, तो सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। स्थानीय यानी लोकल, गांव, शहर, मोहल्ला, दूसरा राज्य और तीसरा राष्ट्रीय। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जितने भी हैं ये। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों पर जानकारी मिलेगी। देखो सरकार एवं कानून। सरकार एवं कानून
सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। सरकार सरकार ही कानून बनाती है और देश में जितने भी जनसंख्या है, जितने भी नागरिक हैं, वो उन कानून को मानते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। यही एक तरीका है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। बनाना और उसको लोगों के से बाध्य मनवाना। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। सरकार के साथ साथ लोगों जब जागरूक होते हैं, जब हमको ये सब पता होगा और हम जागरूक हैं कानूनों को लेकर, तो उसके आधार पर भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है या सकता है। यह दावा धर्म या जाति के कारण नौकरी में नहीं ले रहे हैं, यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सोचो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि नौकरी या जाति के आधार पर ही नौकरियां दी जाती थी। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा, अन्य संविधान विशेषज्ञों द्वारा आत्मा अर्पित कर दिया अपने आप को इस देश के लिए, हम सब के लिए। और हमें उनकी जो मूल्य हैं उनको आने वाली पीढ़ी को देने हैं। ये कब देंगे? जब हम उसके प्रति जागरूक होंगे, जब हमें उसके प्रति शिक्षा हमारे पास होगी कि किस तरीके से काम करना करा जाता है, ये क्या क्या लो हैं। जब तक देश पढ़ेगा नहीं तब तक देश विकसित बनेगा नहीं। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। सरकार के प्रकार सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अच्छा, हमें यह पता चली है कि सरकार जो है कानून बनाती है और उनको मानने के लिए बाध्य करती है नागरिकों को। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। देखो, सरकार को निर्णय करने और कानून बनाने की जो शक्ति देते हैं, लोकतंत्र वाली सरकारों में लोग ही सरकार को यह शक्ति प्रदान करते हैं, यानी हम सब ही। तरीका क्या है? लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं? ये शक्ति जो देते हैं चुनाव के माध्यम से। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों, उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। किसको? लोगों को, जो भी वो कार्य कर रहे हैं। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। एक तो लोकतंत्रीय हो गया जैसे कि भारत, एक होती है राजतंत्रीय। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने, सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास अपनी सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि वो राजा रानी है, वो राजतंत्रीय है। इन दोनों में ये अंतर है, लोकतंत्रीय और राजतंत्रीय में। देखो, लोकतंत्रीय सरकार, भारत एक लोकतंत्र है, देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं, संघर्ष और लड़ाई लड़ी है। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। लोकतंत्र लोगों का ही शासन है, यह बात ध्यान देने वाली है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। क्या विचार है? लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर
नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। तब तक लोकतंत्र जीरो है जब तक हर एक वयस्क नागरिक को वो वोट का अधिकार नहीं देती। वो लोकतंत्र है ही नहीं, वो राजतंत्र हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं या सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरत, गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। ऐसी स्थिति थी अपने देश की। पर कुछ लोग, महान पुरुष, बुद्धिजीवी ने वो कर दिखाया, हमारे पूर्वजों ने। उस वजह से हमें 75 साल आज हो गए हैं और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 25 साल बाद जब हम देखेंगे संविधान बनने का समय 100 वर्ष पूरा होगा 2050 में, तो हमें उन पूर्वजों के लिए, उन बुद्धिजीवियों के लिए अपने देश को सुरक्षित रखना है, अपने देश को आगे बढ़ाते हुए लेके चलना है। हर तरीके से सकारात्मक व संतुलित विकसित भारत बनाने की कोशिश करनी है, करनी होगी। नहीं करेंगे तो हम गड्ढे में जाएंगे। गड्ढे में एक तो होता है जमीन, गड्ढा खोदेगा और उसके बाद उसके अंदर चले जाएंगे, बहुत समय हो जाएगा निकलने के लिए, निकल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें समझना होगा, भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों, ये दौर ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया का, इस पे भटकाव बहुत ज़्यादा है, जो कि एक ठहराव ख़त्म करता है हमारे अंदर। और उस ठहराव को की वजह से, ना होने की वजह से हम भटक जाएंगे। सारा युवा, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी अपने किसान हैं, ये सब भटक जाएंगे इस सोशल मीडिया के चंगुल में। तो हमें कोशिश करनी है, हमें उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और वहाँ से करते हुए आगे बढ़ना है और अपने पूर्वजों को सपने को साकार करना है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए अब जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। हमारे ये पूर्वज इतनी गहरी बात सोचते थे, दूर दृष्टि थी इनकी। हमेशा उन लोगों के बारे में सोचते थे जो शोषित थे, जो परेशान थे, और गांधी जी और अन्य नेता हमेशा उन पर दृष्टि बनाए रखते थे। आज का जो दौर है भाइयों बहनों दोस्तों, वो स्वार्थ हित का दौर चल रहा है। वो गांधी जी के मूल्य, वो उन नेताओं के मूल्य जो हमारे संविधान विशेषज्ञ थे, वो कहाँ गायब हो चुके हैं पता ही नहीं। पर 100 साल बाद जब हमें हो जाएंगे पूरे 100 साल संविधान के अंतर्गत, फिर से वही दौर आएगा, फिर से वही मूल्य उठेंगे, फिर से वही देश बनेगा, वो भी सकारात्मक संतुलन तरीके से। महिलाओं हेतु वोट का अधिकार। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। समझ गए क्या लिखा है? सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिला और गरीबों के को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। देख रहे हो,
संघर्ष करना पड़ा है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने वो काम करे तब जाके उनकी वैल्यू बनी। विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने से में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए उसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं, जंजीरों से बांधकर जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। मतलब ये देखो कि महिलाएं जंजीरा लपेट के चल रही हैं समाज में। वो स्थिति दयनीय थी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार 1928 में। अब आप देख रहे हो, अमेरिका 1776 में आज़ाद हो गया था। ठीक है जी। और अधिकार मिल रहे हैं महिलाओं को वोट देने के 1920 में, करीबन करीबन 150 साल बाद, करीबन करीबन 150 साल बाद महिलाओं को मिले हैं अधिकार। और अपने भारत में तभी मिल गए थे। कब? जब हम आज़ाद हुए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी थी। हर क्षेत्र में जाके, हर देश में जाके उन्होंने संविधान टटोले, वहाँ से कड़ी मेहनत करके हमारे लिए उन्होंने ये सब सोचा। वो इसलिए नहीं सोचा था कि आप सब जब डिजिटल जमाना आया तो फ़ोन पे लगे रहना, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे लगे रहना, इसलिए नहीं सोच करा था उन्होंने ये सब। उन्होंने करा था कि अच्छे से भाईचारे के साथ, मूल्यों के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ हमारे बच्चे आने वाले बहुत बेहतर जीवन जिएंगे और मिसाल पैदा करेंगे यूरोप में, अमेरिका में और पूरे संसार में कि भारत का जो नागरिक है वो इतना मजबूत, इतना सभ्य, इतना संतुलित है कि वो संसाधनों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता है और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए हमेशा सोचता रहता है। उन्होंने ये सब सोचकर हमारे लिए कुर्बानी दी थी। और आज दौर ऐसा है कि बहुत ही दुख होता है जब देखते हैं अपने युवाओं को, भटकते हुए नागरिकों को। तो हम सबको जागना होगा दोस्तों, भाइयों और बहनों, और इस यात्रा में भागीदार होकर अपने देश को विकासशील से विकसित भारत बनाना है। संकल्प ले लो, दिन रात एक कर दो, अपनी आजीविका के साथ साथ अपने देश के हित में भी सोचो। हम इतने बड़े स्वार्थी नहीं हो सकते कि हम अपने देश को पीछे और हम सबसे पहले अपने आप को आगे। ऐसे नहीं होता है। जब जब स्वार्थ हावी हुआ है प्रेम से ज़्यादा, तब तब क्षति हुई है इस मनुष्य की और पूरे आने वाली पीढ़ियों की। तो हमें सोचना है। देखो जापान कितना अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। वो सारी फैसिलिटी के साथ भी कर्म करता है। वहाँ के बुजुर्ग तब भी काम करते हैं। वो ये नहीं है कि फ्री का खाएंगे, फ्री में बैठेंगे, नहीं, वो काम करेंगे, अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखते हैं और साथ ही साथ एक आजीविका बचाते हैं। और जब पैसा उनके पास जो रहता है उसको कहीं ना कहीं वो अपने काम में आने वाली पीढ़ी या किसी भी तरीके से उसका यूज़ उठाते हैं, जिससे कि वहाँ एक खुशहाली जीवन जीते रहें। तो ये सब हमें उन देशों से, अन्य देशों से सीखना है और अपने भारत को विकसित की तरफ लेके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।